क्योंकि मैं एक ऐसा क्लास से आप लोगों को रूबरू कराने वाला हूँ जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। और हमने जो यहाँ पे सीरीज चलाया था साथियों, CTET का जो EVS को कंप्लीट कराने का आप लोगों के साथ में जो वादा किया था, उसी को हम यहाँ पे आगे बढ़ा रहे हैं। और आज के जो चैप्टर है साथियों बहुत ही महत्वपूर्ण है, और पहला ही चैप्टर आप देख पा रहे होंगे, मधुमक्खी पालन से। सो हर एक चैप्टर को हम बहुत ही डिटेल से यहाँ पे समझने वाले हैं। साथ ही साथ आप लोगों को एक बात बताना चाहूँगा साथियों कि आपको इस चैनल की मदद से आप लोगों को पूरे फ्री जो नोट्स है वो यहाँ पे मिल रहे हैं, पूरे फ्री नोट्स मिल रहे हैं। और EVS तो यहाँ पे कंप्लीट कराया ही जा रहा है। तो ऐसे जितने भी मेरे दोस्त साथी है क्योंकि CTET का तैयारी कर रहे हैं, उन सभी से मेरा यही रिक्वेस्ट है साथियों कि आप सलामी चैनल पे जाइए और वहाँ से आप फ्री में नोट्स डाउनलोड कर लीजिए, जिससे कि आपको यहाँ से बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलने वाला है। और यहाँ पे हम चर्चा कर रहे हैं EVS के कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण चुनिंदे टॉपिक है साथियों, जहाँ से क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा बने हैं या बनने की जो संभावना है कहीं ना कहीं ज़्यादा है। उन टॉपिकों से मैं आप लोगों को यहाँ पे रूबरू कराने वाला हूँ। तो चलो मैं लेके चलता हूँ अब क्लास की ओर। और यहाँ पे पहला जो चैप्टर है साथियों हमारा, मधुमक्खी पालन। ठीक है, तो यदि मैं आप लोगों से बात करूँ मधुमक्खी पालन क्या होता है और इसे सबसे ज़्यादा कहाँ इसका उपयोग किया जाता है, इसका पालन किया जाता है। सो यदि मैं बात करूँ साथियों मधुमक्खी पालन की, ठीक है, मधुमक्खी पालन की यदि मैं यहाँ पे चर्चा करूँ तो मधुमक्खी पालन सामान्यतः अगर हम देखें भारत की बात यदि हम करें तो भारत की यदि बात हम करें तो यहाँ पे भारत में बिहार में, कहाँ, बिहार के मिर्जापुर है ना, कहाँ पे, सॉरी, मुजफ्फरपुर, यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा यदि आपको देखने को मिलेगा भारत में, तो भारत में बिहार के मुजफ्फरपुर में मिलेगा। और यहाँ का जो बोचाहा गांव है ना, कहाँ का, बिहार का एक बोचाव गांव है। और यही एक ऐसा गांव है जहाँ पे मधुमक्खी का जो पालन है कहीं ना कहीं भारत में सबसे अधिक मात्रा में यहीं पे होता है। और ये जो मधुमक्खी पालन है, मधुमक्खी पालन कहाँ, लीची के पौधे में, कहाँ पे, लीची के पेड़ पे बहुत अधिक मात्रा में देखने को मिलता है। ठीक है, और लीची का जो फूल है साथियों, लीची का जो फूल है वो खिलता है कब, तो लीची का जो फूल है वो खिलता है, आपको यहाँ पे याद रखना है, नेक्स्ट अगला पेज में यहाँ पे दिखाया गया है, लीची का जो फूल खिलता है वो खिलता है अक्टूबर में, है। कब खिलता है, अक्टूबर नवंबर में लगभग में खिलता है। ठीक है, ये आपको यहाँ पे याद रखना है। यदि मैं यहाँ पे बात कर सकती हूँ लीची की, तो लीची का जो फूल है ना, फूल को, यानी कि लीची का जो फूल है, फूल को मधुमक्खी बहुत ही ज़्यादा लुभाता है, बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से उसको कहीं ना कहीं मधुमक्खी को क्या करता है, लीची का पौधा, लीची का जो पौधे का जो फूल होता है वो काफ़ी अट्रैक्ट करता है। इसीलिए सबसे ज़्यादा यहाँ पे मधुमक्खी पालन किया जाता है लीची के पौधे पे ही। ठीक है, यदि मैं यहाँ पे बात करूँ क्षेत्र की, तो इसी क्षेत्र में सबसे ज़्यादा यहाँ पे ये यहाँ पे मधुमक्खी पालन किया जाता है। और यही मधुमक्खी के माध्यम से क्या, शहद बनाने का यहाँ पे कार्य किया जाता है। ठीक है, और यदि मैं बात करूँ यहाँ पे साथियों मधुमक्खी पालन जो है सबसे अच्छा कौन सा समय होता है, सो मधुमक्खी पालन के लिए यहाँ पे अक्टूबर से, कौन सा, अक्टूबर से दिसंबर का जो समय होता है, अक्टूबर से दिसंबर का जो समय होता है मधुमक्खी पालन के लिए बहुत ही अच्छा समय होता है। क्योंकि इस समय में मधुमक्खी, यहाँ जो समय होता है मधुमक्खी का अंडे देने का समय होता है। और यहीं पे जो है मधुमक्खी पालन मधुमक्खी पालन करना शुरू भी लोग करते हैं। ठीक है, और ये सबसे उपयुक्त समय भी होता है। मधुमक्खी पालन को क्या कहते हैं, तो यदि मैं बात करूँ मधुमक्खी पालन की, तो मधुमक्खी पालन को कहा जाता है क्या, एपीकल्चर, है ना, क्या कहा जाता है, एपीकल्चर। ठीक है, एपीकल्चर कहा जाता है, मधुमक्खी पालन को क्या कहा जाता है, एपीकल्चर कहा जाता है। और यहाँ सबसे अधिक मात्रा में क्या पाया जाता है, सबसे अधिक मात्रा में लीची के पौधे में ही आपको देखने को मिलता है। और यह फरवरी में है, सॉरी साथियों, मैंने आप लोगों को यहाँ पे अक्टूबर का बताया था, अक्टूबर नहीं है ये, फरवरी में इसका फूल खिलता है। कब, फरवरी में फूल खिलता है। जबकि मधुमक्खी का जो यानी कि मधुमक्खी के अंडे देने का जो समय होता है वो होता है अक्टूबर से दिसंबर के बीच में। ठीक है, ये आपको यहाँ पे याद रखना है। और मधुमक्खी के हर छत्ते में क्या होता है, हर छत्ते में एक रानी मक्खी होती है जो कि अंडे देती है। ठीक है, और ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। और छत्ते में एक नर मक्खी भी होती है ना, रानी मक्खी के साथ साथ में, अर्थात
मादा मक्खी के साथ साथ में यहाँ पे एक नर मक्खी भी होती है ना, नर मक्खी भी होती है, जो कि यहाँ पे नर मक्खी जो है ज़्यादा काम नहीं करती है, ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। और छत्ते में बहुत सारे काम करने वाली जो होती है मक्खियाँ होती हैं, बहुत सारी मक्खियाँ होती है जो कि दिन भर काम करते रहती है और शहद के लिए फूल का रस जो है, फूल का रस ढूंढते रहती है। जब किसी मक्खी को, अब यहाँ पे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है आपको नजर आ रहा है कि जब किसी मक्खी को रस मिलता है तो वह एक तरह का क्या करता है, वो नाच करता है ना, एक तरह का नाच करती है, जिससे कि दूसरे मक्खियों को पता चले, है ना, जिससे कि वह दूसरे मक्खियों को पता चले और इस रस का, इस रस पे, इस रस को वे भी पुनः उस फूल पे आके वहां से रस लेके जाए, ठीक है। और यही पे बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है कि मधुमक्खी रस से, यानी कि मधुमक्खी मक्खी का जो रस होता है वो किसी का बनता है, शहद बनता है, और शहद बनता है, ये आपको याद रखना है। और छत्ता बनाने का जो बनाने का जो भी काम होता है, जो काम होता है, और बच्चों को पालने का काम होता है मधुमक्खी, यानी कि यहाँ पे किसका होता है, रस ही के माध्यम से ये करते हैं, यहाँ पे शहद बनाते हैं, और साथ ही साथ छत जो बनता है वो इन्हीं के माध्यम से, रस के ही माध्यम से यहाँ पे बनता है, ठीक है, और इन्हीं का होता है, ठीक है। और बच्चे भी कहाँ, रस के ही माध्यम से यहाँ पे इनके इन्हीं के माध्यम से यहाँ पे इनका निर्माण हो पाता है, ठीक है। और मधुमक्खी पालन में बक्से का जो प्रयोग होता है ना, मधुमक्खी पालन में बक्से का जो प्रयोग, इसमें क्या किया जाता है, पालन में कौन सा बक्से का प्रयोग किया जाता है, और यह बक्से में चीन का क्या होता है, चीन का, सॉरी, यह बक्सा जो होता है ना, चीनी का मीठा घोल होता है ना, चीनी का मीठा घोल यहाँ पे रखा जाता है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। और जो नर मक्खी होती है ना, छत के लिए खास काम नहीं करती, जो कि मैंने पहले आप लोगों को बताया है। और मधुमक्खी के जो डंक है, मधुमक्खी के डंक में कौन सा फार्मिक एसिड अर्थात फार्मिक अम्ल पाया जाता है, कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो आपको याद रखना है यहाँ पे फार्मिल अम्ल पाया जाता है, ठीक है, फार्मिक अम्ल पाया जाता है, ठीक है, ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है, जो कि बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। इसी के बाद में मैं लेके चलता हूँ नेक्स्ट अगला पॉइंट की ओर। और अगला पेज आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, अगला पेज आपके स्क्रीन के सामने है। अगला होते बात की पॉइंट है क्या, स्तनधारी सरीसृप एवं कीट जो वर्ग के जो पक्षी, कीट वर्ग और पक्षी वर्ग के सभी जंतुओं को हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं, वो चाहे स्तनधारी हो या सरीसृप हो या कीट वर्ग के हो या पक्षी वर्ग के हो, हम उनको एक एक को यहाँ पे बहुत अच्छे से जानने वाले हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे चर्चा करते हैं स्तनधारी, ठीक है। तो स्तनधारी की अगर हम बात करते हैं तो स्तनधारी कैसे, स्तनधारी वे जीव होते हैं जो अपने बच्चों को करते हैं दूध पिलाते हैं, और इनके शरीर का जो तापमान होता है ना, इनका शरीर का जो ताप होता है बाहरी वातावरण के तापमान के साथ में परिवर्तन नहीं होता है, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जैसे कि मनुष्य, गाय, भैंस, बकरी, चमगादड़, बैल, मछली और इत्यादि, इसके जो बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, ठीक है, ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। इसी के बारे में मैं लेके चलता हूँ आपको सरीसृप की ओर, ठीक है। तो यदि मैं यहाँ पे बात करूँ सरीसृप की, और तो इसके अंतर्गत क्या होता है, सरीसृप के अंतर्गत यह प्रजाति होती है जो कि धरती पर कैसे सरक कर चलती है ना, धरती पर सरक कर चलती है, एवं हवा में सांस लेने वाली, क्या होती है, हवा में सांस लेने वाली रीढ़धारी, है ना, रीढ़धारी जंतुओं का एक समूह होता है। और इसके अंतर्गत सांप हो गया, है ना, इसके अंतर्गत सांप हो गया, छिपकली हो गया, है ना, इसके अंतर्गत क्या होती है, सांप हो गया, छिपकली हो गया, ठीक है, सांप हो गया, छिपकली हो गया। उसके बाद में कछुआ इसी के अंतर्गत आता है, कौन सा, कछुआ इसी के अंतर्गत आता है। उसके बाद में घड़ियाल, आप देख पा रहे होंगे घड़ियाल, मगरमच्छ इसी के अंतर्गत आता है। और ट्वेट्रा, है ना, ट्वेट्रा सरीसृप के प्रमुख उदाहरण है, ठीक है, ये आपने यहाँ पे देखा। अब मैं लेकर चलता हूँ आपको कीट वर्ग के कुछ महत्वपूर्ण पक्षियों की और कीट वर्ग के कुछ महत्वपूर्ण, यहाँ पे सभी कीट वर्ग के उदाहरणों के लेके वो यहाँ पे रूबरू कराता हूँ। जैसे कि यदि मैं बात करूँ कीट वर्ग की, तो कीट वर्ग के अंतर्गत कौन सा क्या क्या आता है, सो सबसे पहले तो आप क्या करते हैं, मधुमक्खी जो कि कीट वर्ग के अंतर्गत आता है, मच्छर कीट वर्ग के अंतर्गत आता है, मक्खी कीट वर्ग के अंतर्गत आता है। और यहीं पे यदि मैं बात करूँ मधुमक्खी की, जो कि हमने पहले चर्चा की है, सो मधुमक्खी भी कीट वर्ग के अंतर्गत ही आता है, ये आपको यहाँ पे याद रखना है, ठीक है। इसी के बाद में तितली की यदि मैं बात करूँ तो तितली भी कीट वर्ग के अंतर्गत आता है। केचुआ, है ना, केचुआ किसके अंतर्गत आता है, तो केचुआ भी कीट वर्ग के अंतर्गत आता है। और ततैया जो होता है, ततैया भी कीट वर्ग के अंतर्गत आता है। झिंगुर हो गया, दीमक हो गया, मकड़ी को आपने देखा होगा,
उसके बाद में टिड्डा, तिलचट्टा, झींगा और बिच्छू, ये सभी किसके अंतर्गत आते हैं? तो ये सभी आते हैं कीट वर्ग के अंतर्गत। किसके अंतर्गत आते हैं? कीट वर्ग के अंतर्गत आते हैं। ये भी आपको यहाँ पे याद रखना होगा, ठीक है। इसी के बाद में हम चलते हैं, यहाँ पे चर्चा करते हैं पक्षी वर्ग के अंतर्गत, ठीक है। सो पक्षी वर्ग के अंतर्गत कौन कौन से पक्षियाँ आती है, क्या आते हैं, इनके बारे में हम यहाँ पे चर्चा करते हैं। सो पक्षी वर्ग के अंतर्गत वे जीव हमें यहाँ पे देखने को मिलते हैं, वे जंतु हमें यहाँ पे देखने को मिलते हैं जो उड़ने वाले होते हैं, ठीक है। उड़ने वाले जंतुओं को भी पक्षी वर्ग में रखा गया है। और पक्षी के कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण उदाहरण है, उन पे हम नजर डालते हैं। पहला आता है मोर, गौरैया, कबूतर, बतख, उल्लू और कौवा, चमगादड़, गिद्ध, मैना, बीज और ये हंस है ना, सॉरी बाज, क्या है? बाज है। ये प्रमुख जीव है जो कि किसके अंतर्गत आते हैं? ये आते हैं आपके पक्षी वर्ग के अंतर्गत, ठीक है। पक्षी वर्ग के अंतर्गत आने वाले प्रमुख जीवों के बारे में मैंने आप लोगों को रूबरू कराया। इसी के बाद में चलते हैं यहाँ पे परजीवी और सहजीवी क्या है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन है कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेगा। यदि आप टेस्ट यदि आप लगा रहे हो या फिर आपने कोई ना कोई एग्जाम दिया है साथियों, जहाँ से ईवीएस का कोई पार्ट यदि आपसे पूछा गया होगा, तो कहीं ना कहीं आपको परजीवी से जो है क्वेश्चन पूछा ही गया होगा, ठीक है। तो हम चलते हैं परजीवी की ओर और सहजीवी की ओर कि सहजीवी क्या होता है और परजीवी क्या होता है, ठीक है। सो परजीवी की यदि मैं बात करूँ, तो परजीवी क्या होता है? वे जीव जो किसी अन्य जीव पर आश्रित होते हैं। कैसे होते हैं? किसी अन्य जीव पर आश्रित होते हैं, अन्य जीव पर आश्रित होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? परजीवी कहते हैं। और ये अपना यानी कि अपना फायदा उठाते हैं, ये करते हैं, अपना फायदा उठाते हैं, अपना फायदा उठाते हैं और अपना फायदा उठाते हैं और जिन जीवों पर ये आश्रित होते हैं उन्हें क्या करते हैं? ये नुकसान पहुंचाते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? परजीवी कहते हैं, परजीवी जंतु कहलाते हैं, कहते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, जोंक देख पा रहे हैं, जू, और साथ ही साथ यहाँ पे अमरबेल का जो बहुत ही महत्वपूर्ण उदाहरण है। अमरबेल का जो पौधा होता है वह भी क्या करता है? परजीवी के माध्यम से ही, परजीवी के जैसा जिस पौधे में रहता है वहीं से भोजन ग्रहण करता है और उसे क्या करता है? नुकसान पहुंचाने का कार्य करता है। ऐसे ही यहाँ पे और एक महत्वपूर्ण उदाहरण है, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, एंटी अमीबा हो गया, उसके बाद में फीता क्रेमी है। एंटी अमीबा और फीता क्रेमी इसके प्रमुख उदाहरण है, ठीक है। अब हम यहाँ पे चर्चा करते हैं कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण कीट वर्ग के अंतर्गत, कीट वर्ग यहाँ के अंतर्गत कौन कौन से आने वाले, उसके बारे में हमने यहाँ पे चर्चा कर लिया। अब हम चलते हैं सहजीविता की ओर, ठीक है। तो सहजीविता क्या होती है? तो सहजीविता क्या होती है कि जब दो जीव या हम कह सकते हैं दो पौधे एक दूसरे पर निर्भर होते हैं, लेकिन वे एक दूसरे को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, ठीक है। एक दूसरे पर निर्भर होते हैं तथा एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हैं, ठीक है। उन्हें सहजीवी कहते हैं। क्या कहते हैं? सहजीवी कहते हैं। और इस प्रकार से संबंध यानी कि इस प्रकार के संबंध को सहजीविता कहलाता है, सहजीवन कहते हैं, ठीक है। यह सहजीवन कहलाता है। और पौधे का यह जो गुण होता है सहजीविता कहलाता है ना, पौधे का यह गुण कहलाता है सहजीविता कहलाता है। जैसे कि आप यहाँ पे देख भी पा रहे होंगे, जो मटर का जो पौधा होता है, मटर का पौधा और जो राइजोबियम होता है, ये दोनों कहते हैं सहजीवी जीव के अंतर्गत आते हैं और ये बहुत ही महत्वपूर्ण उदाहरण है। इसी प्रकार यदि मैं बात करूँ यहाँ पे लाइकेन की, सो ठीक है, लाइकेन हो गया, उसी के बाद में शैवाल आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, शैवाल हो गया और फफूंद, ये प्रमुख उदाहरण है, ठीक है। इसी के बारे में लेके चलते हो। अगला जो बात को बहुत ही महत्वपूर्ण उदाहरण है जो आपने देखा होगा, बगुला और जो भैंस भी कैसे सहजीविता का संबंध को दर्शाता है, क्योंकि जिनमें दोनों लोग यानी कि दोनों क्या करते हैं? एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हैं, ठीक है। यदि मैं बगुला की बात करूँ तो बगुला भैंस की पीठ पर बैठकर उनके शरीर में पलने वाले सभी कीड़े मकोड़े जो होती है, बकरियां जो होती है, उनको क्या करता है? परजीवी के रूप में खाने का कार्य करता है ना, क्या करता है? खाता है और भैंस के स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक जो जीव होते हैं उनको क्या करता है? नष्ट करता है, ठीक है। और यही में यदि मैं बात करूं बगुले की, तो बगुला को भी यहाँ पे क्या मिल रहा है? पोषण मिल रहा है और भैंस को संक्रमण से बचने में यहाँ पे क्या हो रही है? यहाँ पे क्या हो रहा है? मदद मिल रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार यहाँ पे दोनों क्या कर रहे हैं? सहजीविता का कार्य दोनों में हो रहा है, ठीक है। ये आपको यहाँ पे याद रखना है। इसी के बाद में हम चलते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण, ये अब यहाँ जो देखने को मिलेगा साथियों, जो कि सहजीविता के अंतर्गत हमने बहुत
अच्छे उदाहरण देखिए। अब कुछ जानवरों के बारे में मैं आप लोगों को यहाँ पे रूबरू कराने वाला हूँ। वो चाहे शेर हो, टाइगर हो, तेंदुआ हो या लोमड़ी हो, इन सब के बारे में मैं आप लोगों को रूबरू कराता हूँ, ठीक है। और कुछ जंगली जो जानवर होते हैं उनके बारे में रूबरू कराता हूँ। सो लेके चलता हूँ बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट की ओर, और हर एक पॉइंट को आपको ध्यान देते हुए चलना हो सकती है। सो पहला पॉइंट है यहाँ पे कि जानवरों की जो खाल होती है ना, जानवरों की खाल पर जो डिज़ाइन होते हैं ना, जो डिज़ाइन होता है उनके बालों के रंग के कारण ही होता है, उनके किसके बालों के रंग के कारण ही हो पाता है, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे ये जो अलग अलग जो कलर हो रहा है यहाँ पे, जैसे कि आप जेब्रा का देख पा रहे होंगे, इसी के बाद में आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे तेंदुआ का। तो इनका जो कलर होता है ना, इनका कलर किसके बालों के कारण ही होता है, ठीक है। किनके कारण? बालों के कारण ही होता है, ये आपको याद रखना है। और दिन में जगने वाले जो जानवर होते हैं आमतौर पर कुछ कैसे होते हैं? रंगहीन होते हैं। कुछ कैसे होते हैं? रंगहीन होते हैं, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ठीक है। कैसे होते हैं? ये रंगहीन होते हैं, ठीक है। इसी के बाद में नेक्स्ट अगला पॉइंट याद रखना है कि रात को जो जगने वाले जो जीव होते हैं उनको वही कैसे सफेद और काला रंग ही यानी कि काले रंग ही देख पाते हैं। कौन कौन से? सफेद और काले रंग को ही देख पाते हैं। और ये महत्वपूर्ण उदाहरण है, जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे होंगे उल्लू और चमगादड़ है। उल्लू और चमगादड़ जो है रात में दिखाई यानी कि रात को देखने वाले जीव होते हैं, ठीक है। इसी के बाद में अगला महत्वपूर्ण पॉइंट है कि जो बहुत सारे जो जीव होते हैं, बहुत सारे जानवर किसी खास मौसम में लंबी गहरी नींद के साथ में कैसे सो जाते हैं। जैसे कि छिपकली ऐसा जीव है जो कि क्या करता है? कुछ समय के लिए सो जाता है और वे हमें दिखाई नहीं देता है, ठीक है। कुछ जानवर तूफान या भूकंप आने के समय में क्या करते हैं? अजीब सी हरकतें, अजीब सी आवाज़ें निकलती हैं, जिससे कि आवाज़ें सुनकर क्या करते हैं? लोग सतर्क हो जाते हैं, ठीक है। और जंगल में रहने वाले लोग समझ जाते हैं कि कुछ बुरा होने वाला है, ठीक है। इसी प्रकार यहाँ पे जानवरों में भी देखने और सुनने और महसूस करने की जो शक्ति है वो होती है। और वैज्ञानिकों का मानना है कि कई जानवरों की अपनी पूरी क्या होती है? भाषा होती है, ठीक है। और जिन जानवरों के बाहरी कान में शरीर के बाल होते हैं ना, बाहरी कान या शरीर में बाल होते हैं, वे क्या करते हैं? बच्चे देते हैं, जो कि बहुत ही अच्छा यहाँ पे संकेत आप लोगों को मिल रहा है कि जिनके भी कान बाहर की ओर होते हैं या शरीर में क्या होता है? बाल होता है, वे कैसे होते हैं? यहाँ पे कैसे होते हैं? बच्चे देने वाले होते हैं, ठीक है। ये आपको यहाँ पे याद रखना है। और जिन जानवरों के बाहरी कान एवं शरीर के बाल नहीं होते, वे क्या करते हैं? अंडे देते हैं। क्या करते हैं? अंडे देने का काम करते हैं, अंडे देते हैं, ठीक है। और इसी के बाद में नेक्स्ट अगला पॉइंट याद रखना है कि जो स्तनधारियों की विशेषता में इनके शरीर पर बाल पाया जाता है। क्या पाया जाता है? बाल पाया जाता है। और कान कैसे? मध्य भाग में होते हैं। कान कैसे होते हैं? मध्य भाग में होते हैं, ठीक है। कैसे? मध्य भाग में होते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो। इसके कैसे? मध्य भाग में होते हैं, ठीक है। ये आपको यहाँ पे याद रखना है, ठीक है। इसी के बाद में नेक्स्ट अगला पॉइंट याद रखना है कि कुछ प्रजातियों को छोड़ दें तो लगभग सभी स्तनधारी वर्ग के अंतर्गत आते हैं। और जंतु कैसे होते हैं? बच्चे देते हैं। तथा जिन जानवरों में क्या होता है? जिन जानवरों में यह नहीं पाया जाता, वे कैसे? अंडे देने वाले होते हैं, ठीक है। उसी के बाद में नेक्स्ट अगला पॉइंट याद रखना है आपको कि जो जानवरों के कान के आकार में है ना, जानवरों के जो कान होता है, जानवरों को जो कान होता है, कान के आकार और उनकी सुनने की शक्ति बहुत यानी कि सुनने की शक्ति का बहुत गहरा क्या होता है? संबंध होता है। जिन जानवरों के कान बड़े होते हैं उनके सुनने की जो क्षमता होती है कैसी होती है? अधिक होती है। और हाथों में क्या होता है? हाथों को कान के पीछे है ना, हाथों को कान के पीछे रखकर क्या करती है? आवाज़ ज़्यादा सफाई के साथ में सुन पाते हैं, ठीक है। ये आपको यहाँ पे याद रखना है, ठीक है। इसी के बारे में बात करें, यदि हम चमगादड़ और उल्लू है या फिर काटा चूहा होता है, ये जो जंतु होते हैं, ये कैसे? सफ़ेद और काले वस्तुओं को ही देख पाते हैं। कैसे? सफ़ेद और काले वस्तु को ही देख पाते हैं, जो कि मैंने आप लोगों को बताया, ठीक है। अब कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण जानवरों के ऊपर में चर्चा करते हैं, जो कि अक्सर इनका शिकार किया जाता है, क्योंकि आज की स्थिति में यदि हम देखें या फिर पहले भी जो है जानवरों का कहीं ना कहीं शिकार जो है बहुत ही ज़्यादा किया जाता था। यदि हम बात करें यही शेर की अगर हम बात करें या फिर अन्य जो जानवर है उनकी जो शिकार है कहीं ना कहीं यहाँ पे ज़्यादा जो किया गया है। और इसी का नतीजा है कि आज की जो स्थिति है ये आगे है कि यहाँ पे इनकी सुरक्षा को लेके अभी गवर्नमेंट बहुत ही ज़्यादा एक्शन ले रही है। और बहुत सारी जो अभ्यारण्य है यहाँ पे अभ्यारण्य चल रहे हैं। और
उनसे जो है जानवरों को यहाँ पे बचाया जा रहा है। ठीक है, ऐसे ही यदि मैं एक बात करूँ हाथी की, तो हाथी के जो दांत होते हैं ना, हाथी हाथी हो गया और गेंडा हो गया है ना, गेंडे के जो सींग है, हाथी के दांतों के लिए मारा जाता है इसको, और गेंडा का जो सींग होता है उसके लिए मारा जाता है, और जो शेर और जो मगरमच्छ या सांप जो होते हैं इनको खाल के लिए मार दिया जाता है। ठीक है, यहाँ भी याद रखना है। इसी के बाद में यदि मैं बात करूँ हिरण की, है ना, तो हिरण को यहाँ पे किसके लिए मारा जाता है, हिरण को मारा जाता है खुशबू, यानी कि इसकी खुशबू है ना, इसके नाभि में क्या होता है, खुशबू होता है, इसकी खुशबू के लिए क्या करते हैं, हिरण को मार दिया जाता है। ठीक है, यहाँ पे एक खुशबू पाई जाती है, इसको इसी के लिए मारा जाता है। ठीक है, इसी के बारे में मैं लेके चलता हूँ वन्य जीव संरक्षण अधिनियम की ओर, और यहाँ से तो क्वेश्चन है, कहीं ना कहीं आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा साथियों। तो सबसे बहुत ही महत्वपूर्ण जो पॉइंट यहाँ पे आपको याद रखना है कि क्या, कि सबसे पहले आपको याद रखना है कि वन्य जीव अभ्यारण्य कब आया था, वन्य जीव अभ्यारण्य कब लागू किया गया था। वन्य जीव अभ्यारण्य की जो स्थापना है कब, 1972 में किया गया था। कब गया था, 1972 में, और ये क्वेश्चन आपको पूछा गया, सीटीएट के क्वेश्चन में पूछा गया है। ठीक है, सीटीएट के एग्जाम में ये जो क्वेश्चन है ये आया हुआ है साथियों, तो इस डेट को आपको याद रखना है। साथ ही साथ यदि मैं बात करूँ वन्य जीव संरक्षण अधिनियम की, तो यह कानून कब आया, 1972 में आया, जो कि भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के तहत इसमें प्राणियों एवं पक्षियों और पौधों के संरक्षण के लिए इसे पारित किया गया था, और इस कानून के तहत कुल प्रजातियों को, यानी कि इन प्रजातियों के संरक्षण एवं अनुसूचियों में शामिल, यानी संरक्षण के तहत इनको अनुसूचियों में शामिल किया गया है, और इनके शिकार जो है, संग्रह एवं कब्जा एवं व्यापार पर क्या कर दिया गया है, अब प्रतिबंध लगा दिया गया है। ठीक है, और इसी अधिनियम के अनुसार ही कोई भी व्यक्ति सांप को पकड़, यानी कि सांप को पकड़ व रख नहीं सकता है। ठीक है, और यही अधिनियम के तहत अब क्या हो गया है कि अब कोई भी व्यक्ति सांप को पकड़ एवं रख नहीं सकता है। ठीक है, ये आपको यहाँ पे याद रखना है। कुछ जो महत्वपूर्ण पॉइंट है, अब मैं लेके चलता हूँ बहुत ही जबरदस्त यहाँ पे पॉइंट आ गया साथियों, जो कि आपके एग्जाम में 1 नंबर का जो है आता ही है। वो क्या है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता होगा कि व्यक्ति जो है सोता तो है ना, व्यक्ति सोता है, इसी तरह व्यक्ति के जैसे ही कुछ जानवर भी होते हैं जो कि सोते हैं, और वे कितने कितने घंटे सोते हैं, कि उनका सोने का जो समय है वो क्या है, बहुत सारे लोगों को नहीं पता है। तो यहाँ से आपको एक ना एक नंबर मिलने ही वाला है, बस आपको यहाँ पे शब्दों को समझना होगा, और जो पॉइंट मैं आप लोगों को बताने का प्रयास कर रहा हूँ उन पे आपको ध्यान देते रहना होगा। ठीक है, तो यदि मैं यहाँ पे बात करूँ गाय की, ठीक है, तो यदि मैं यहाँ पे बात करूँ गाय की, तो गाय कितने घंटे सोता है, तो गाय सोता है कितना, 4 घंटे सोता है, कितना, 4 घंटे सोता है। और यदि मैं बात करूँ यहाँ पे अजगर की, है ना, तो अजगर जो सोता है आपका 18 घंटे सोता है, कितना, 18 घंटे अजगर सोता है। ठीक है, यहीं पे यदि मैं बात करूँ जिराफ की, है ना, तो जिराफ कितने घंटे सोता है, 2 घंटे सोता है। और बिल्ली कितने घंटे सोता है, तो बिल्ली सोता है 12 घंटे, कितने, 12 घंटे सोता है। ठीक है, ये आपको यहाँ पे याद रखना है। ठीक है, इसी में हम चलते हैं सलाद की ओर। और सलाद एक ऐसा जीव होता है तो जो कि कैसा, भालू के जैसा दिखता है, लेकिन ये भालू नहीं होता है ना, ये आपको यहाँ पे याद रखना है। कैसा, भालू के जैसा दिखता है लेकिन भालू नहीं होता है, और इस प्रकार उल्टा लटकता है ना, ये इस प्रकार उल्टा लटका हुआ दिखाई देता है। ये घंटे में, है ना, सॉरी, ये दिन में कितना, 17 घंटे, है ना, 17 घंटे पेड़ के ऊपर क्या करता है, पेड़ के ऊपर उल्टा लटका हुआ सोते रहता है ना, कितना, 18 घंटे। तो यहाँ से भी क्वेश्चन आपको कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा, और यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा गया है कि जो स्लाथ है वो कितने घंटे सोता है, तो आपको याद रखना है कितने, 18 घंटे सोता है। और इसका जो उम्र होता है साथियों, इसका उम्र होता है कितना, 40 वर्ष, कितना, 40 वर्ष का होता है, 40 वर्ष होता है। और ये जो है 40 वर्ष तक अपने जीवन में, यानी कि 40 वर्ष के जीवन में क्या करता है, ये केवल 8 पेड़ों पर ही क्या करता है, निवास करता है, 8 पेड़ों पर ही घूमता है। और ये सप्ताह में एक बार ही क्या करता है, सप्ताह में एक बार शौच करता है, कितना, सप्ताह में एक बार शौच करता है, और पीछे यानी कि पेड़ के नीचे आता है। ठीक है, शौच करने के लिए पेड़ के नीचे आता है, और जिस पेड़ में रहता है ना, जिस पेड़ में रहते हैं उसी के ऊपर में क्या करते हैं, जिस पेड़ में रहता है उसी के जो पत्ते हैं वो खाता है,
और अपना पेट भरता है, और जैसे ही उस पेड़ के पत्ते खत्म हो जाते हैं और दूसरे पेड़ में जाकर वहां से पत्ते खाने का काम करता है। ठीक है, तो यहाँ पे स्लैथ के बारे में मैंने क्या क्या महत्वपूर्ण पॉइंट बता सकती हूँ कि जो है कैसा भालू के जैसा दिखता है, लेकिन भालू नहीं होता है। ठीक है, ये आपको यहाँ पे याद रखना है। और यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट मैंने आप लोगों को बताया कि जो स्लॉथ होता है ना, स्लॉथ होता है क्या करता है, ये 17 घंटे सोता है, और 17 घंटे सोता है, और इसका जो जीवन का जो काल होता है, जीवन का जो समय होता है, वो होता है कितना, 40 वर्ष होता है। और 40 वर्ष यानी कि 40 वर्ष में कितने, 8 टोटल 8 पेड़ों में ही ये क्या करता है, निवास करता है। और जिस पेड़ में निवास करता है, जिस पेड़ में रहता है, वहाँ के जो पत्ते हैं वहाँ पे वही पत्तों को खाता है, और वहाँ की जो पेड़ की जो पत्तियाँ हैं वो खत्म हो जाने के बाद में भी वहाँ क्या करता है, दूसरा पेड़ में जाता है। ठीक है, ये आप यहाँ पे ये याद रखना है। ठीक है, इसी के बारे में मैं लेके चलता हूँ अब बाघ की ओर, अर्थात टाइगर की ओर। और यहाँ से तो क्वेश्चन कहीं ना कहीं आपको देखने को ही मिलने वाला है। ठीक है, तो यदि मैं यहाँ पे बात करूँ बाघ की, तो बाघ कि यहाँ पे क्या गुण है, और बाघ जो है अंधेरे में क्या करता है, अंधेरे में भी यानी कि अंधेरे में हमसे कितना 6 गुना बेहतर देख सकता है, कितना 6 गुना। तो आपको यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो बाघ है, बाघ मनुष्य की तुलना में है ना, बाघ जो है मनुष्य की तुलना में कितना गुना बेहतर देख सकता है। तो यहाँ पे आपको याद रखना है जो बाघ है मनुष्य की तुलना में कितना 6 गुना अधिक देख सकता है, कितना 6 गुना अधिक देख सकता है, ये आपको यहाँ पे याद रखना है। ठीक है, इसी के बाद में मैं लेके चलता हूँ अगला पॉइंट की ओर। सो बाघ जो होता है, बाघ की जो मूछें होती है ना, बाघ की मूछें हवा में कैसी होती है, बाघ की जो मूछें होती है हवा में वे कंपन को भाप लेता है, हवा में जो भी कंपन होता है ना, उसे क्या करता है, वो पहचान लेता है, और जिससे उसे शिकार की सही स्थिति का क्या चल जाता है, पता चल जाता है। और इससे वे अंधेरे में भी, और साथ ही साथ वे अंधेरे में भी क्या करता है, यानी कि रास्ता को करता है, ढूंढ लेता है। ठीक है, तो इसके जो कुछ महत्वपूर्ण जो पॉइंट है उनको आप लोगों को याद रखना है कि पहला कि जो बाघ होता है, बाघ जो होता है मनुष्य की तुलना में कितना 6 गुना अधिक बेहतर देख सकता है। ठीक है, क्या कर सकता है, बेहतर देख सकता है। और बाघ की जो मूछें होती है, बाघ की मूछें जो होती है ना, हवा के कंपन के माध्यम से भी क्या कर लेता है, भाग यानी कि भाप लेता है, या महसूस कर लेता है, जिससे कि उसके शिकार की स्थिति का पता चल जाता है। ठीक है, और साथ ही साथ वह अंधेरे में भी इसी के माध्यम से अंधेरे में क्या कर लेता है, रास्ता ढूंढ लेता है। और बाघ अपने इलाके यानी कि बाघ जो है अपने इलाके का क्या करता है, निर्धारण करके रखता है। और उसका यानी कि उसको कैसे पता चलता है साथियों कि उसके इलाके में कोई आया था, या फिर उसके इलाके में कोई दूसरा एंटर कैसे नहीं करता। तो इसके लिए जो बाघ क्या करता है, उस जिस इलाके का बाघ होता है वह बाघ क्या करता है, उस क्षेत्र में क्या करता है, मूत्र करता है ना, मूत्र करता है। मूत्र के माध्यम से ये जो गंध होती है, गंध छोड़ता है, जिससे दूसरा जो बाघ होता है, दूसरा बाघ को पता चल जाता है कि यहाँ पे कोई दूसरा और यहाँ पे बाघ है। ठीक है, और इस प्रकार वहाँ पे एंट्री नहीं करता है दूसरा बाघ। ठीक है, ये आपको यहाँ पे याद रखना है। तो और नेक्स्ट अगला पॉइंट है कि जो बाघ जो होता है ना, बाघ मौके के यानी कि मौके के अनुसार अपनी आवाज़ जो है अलग अलग निकालता है, और अलग अलग बदलते रहता है। ठीक है, यदि मैं बात करूँ यहाँ पे बाघ की जो गर्जना जो होती है ना, बाघ की जो गर्जना होती है कितना, 3 किलोमीटर, कितना, यहाँ पे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि 3 किलोमीटर दूर तक सुनाई देता है। बाघ की जो आवाज़ है कितना, 3 किलोमीटर दूर तक सुनाई देता है, ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। और बाघ के जो दोनों कान जो होते हैं ना, बाघ के दोनों कान कैसे बाहर की ओर यानी कि बाहरी और बाहर की आवाज को इकट्ठा करने के लिए अलग अलग दिशाओं की ओर, कैसे अलग अलग दिशाओं की ओर बहुत ही ज़्यादा तेजी से घूम जाती है, बहुत ही अधिक तेजी से क्या कर सकता है, बाघ घुमा सकता है। ठीक है, और ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। ठीक है, और जो बाघ जो होता है ना, बाघ हवा से पत्ते के हिलने और शिकार की जो झाड़ियाँ जो होती है ना, शिकार की झाड़ियों से हिलते हुए आवाज के जो अंतर होता है, पत्तियों का आवाज में यानी कि पत्तियों के हिलने का जो आवाज होता है ना, जो कि शिकारी के द्वारा हिला गया हिलने के द्वारा जो उसे सुनाई दिया आवाज, वो जो झाड़ियों के द्वारा अर्थात हवा के द्वारा जो सुनाई देता है, उस आवाज को कर लेता है, पहचान लेता है और तुरंत भाप लेता है। ठीक है, ये यहाँ पे आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। तो मैंने यहाँ पे क्या बताया सकती हूँ कि पहला पॉइंट मैंने आप लोगों को बताया कि जो बाघ होता है मनुष्य की तुलना में 6 गुना अधिक
देख सकता है। दूसरा मैंने आप लोगों को बताया कि इसकी यानी कि जो बाघ होता है, बाघ की मूंछ मूंछ में जो हवा का जो कंपन होता है उससे वह पहचान लेता है ना, उससे वह पहचान लेता है, उससे वह भाप लेता है कि शिकार की जो स्थिति क्या है, ठीक है, शिकार की स्थिति का पता लगा लेता है, और साथ ही साथ रास्ता जो है, रास्ता भी अंधेरे में ढूंढ लेता है, ठीक है। ये आपको यहाँ पे याद रखना है। साथ ही साथ अगला जो पॉइंट बताया था मैंने आप लोगों को कि क्या बताया था कि वह अपना यानी कि एरिया का निर्धारण कर लेता है ना, क्या कर लेता है, एरिया का निर्धारण कर लेता है, और एरिया का निर्धारण करते हुए क्या करता है, मूत्र का क्या करता है, मूत्र की गंध छोड़ता है, जिससे कि और कोई जो बाघ है उसके क्षेत्र में क्या करता है, उसके क्षेत्र में आ नहीं पाता है, उसे पता चल जाता है, ठीक है। ये आपको यहाँ पे याद रखना है। और बाघ जो है अलग अलग अवस्थाओं में अलग अलग समय पर अलग अलग आवाजें निकालता है, और यही यही जो आवाज है कितना 3 किलोमीटर तक सुनाई देता है, कितना 3 किलोमीटर तक सुनाई देता है, ठीक है। ये आपको यहाँ पे याद रखना है, सुनाई दे सकता है, ठीक है। और साथ ही साथ नेक्स्ट अगला पॉइंट मैंने आप लोगों को बताया था कि जो बाघ की जो कानें होती है ना, बाघ का जो कान होता है वो कैसे बाहरी ओर होता है, और वह अलग अलग दिशाओं में बहुत ही जल्द और बहुत ही फास्ट क्या कर सकता है, घुमा सकता है, ठीक है। और नेक्स्ट अगला पॉइंट आपको याद रखना है कि जो हवा जो होती है ना, हवा के द्वारा हिलाया गया जो पत्ता हो जाता है, हवा के द्वारा हिला पत्ता, और शिकार के द्वारा हिला गया झाड़ियों को बहुत ही आसानी से क्या होता है, पहचान लेता है, उनकी उसके अंतर को क्या करता है, भाप लेता है। ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है, ठीक है। इसी के बाद में मैं लेके चलता हूँ आपको, अब मैं लेके चलने वाला हूँ प्रोजेक्ट टाइगर की ओर, क्योंकि यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं बाघ, और बाघ से हमें प्रोजेक्ट टाइगर से भी क्वेश्चन यहाँ पे कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेगा ही। और ये तो एक छोटा सा जो महत्वपूर्ण पॉइंट है साथियों। इसके बाद में इस क्लास के बाद में मैं आप लोगों को लेकर चलने वाला हूँ अभ्यारण्य की ओर, और अभ्यारण्य में हम पूरे अभ्यारण्यों को पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पे एक छोटा सा जो है प्रोजेक्ट टाइगर है, जो कि बाघ के लिए है, जो लाया गया था, उससे मैं आप लोगों को रूबरू करा देता हूँ। सो प्रोजेक्ट टाइगर जो है भारत के द्वारा कब 1973 में शुरू किया गया था, और एक यह बाघ संरक्षण के लिए किया गया था, और यह बाघ संरक्षण कार्यक्रम है। और इसमें मुख्य उद्देश्य यानी कि इसका मुख्य उद्देश्य क्या था कि जो बाघों के लिए आवाज को सुरक्षित करना है, क्योंकि आज की स्थिति में अगर हम देखा जाए, या पहले जो यहाँ पे पहले से ही जो है बाघों की अगर हम बात करें, या फिर जो अन्य जीव हैं उनकी कहीं ना कहीं क्या किया जा रहा है, इन पे यानी कि इनका शिकार किया जा रहा है, जिससे कि जो इनकी जो संख्या है कहीं ना कहीं कम होती जा रही है। इसीलिए यहाँ पे बाघों के संरक्षण के लिए, उनकी आवाज़ के लिए यहाँ पे आवाज़ की यानी कि आवाज़ के लिए प्रोजेक्ट टाइगर लाया गया है, उनकी सुरक्षा के लिए और उनकी जनसंख्या को बढ़ाने के लिए, ठीक है। सो प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत यहाँ पे कितने 53 रिजर्व है ना, 53 टाइगर रिजर्व है, जो कि 18 राज्यों में फैला हुआ है ना, कितने 18 राज्यों में फैले हुए हैं, ठीक। और भारत में बाघों की जो संख्या है ना, भारत में बाघों की जनसंख्या कितनी, बाघों की जो जनसंख्या पिछले 12 वर्षों में लगभग कितनी हो गई है, 12 वर्षों में लगभग दुगनी हो गई है। और प्रोजेक्ट टाइगर के 15 साल पूरे होने पर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने यहाँ पे 9 अप्रैल 2023 को, अब यहाँ पे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि 9 अप्रैल 2023 को उन्होंने नवीन रिपोर्ट प्रस्तुत किया, यानी कि नवीन रिपोर्ट जारी किया, और इसके अनुसार 2018 की तुलना में बाघों की जो आबादी है कहीं ना कहीं 200 से यहाँ पे 200 का इजाफा हुआ है। और यही 2023 में भारत में बाघों की जो संख्या अब यहाँ पे हो चुकी है कितना, 3167, टोटल कितना 3167 यहाँ पे जो है आंकड़ा लगाया गया है बाघों की, ठीक है। ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है, ठीक है। इसी के बाद में मैं लेके चलता हूँ अगला जो बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, जो कि यहाँ से भी क्वेश्चन आपको कहीं ना कहीं देखने को मिलने वाला है, ठीक है। सो हम यहाँ पे चर्चा करते हैं एलिफेंट पे अर्थात हाथी पे, ठीक है। सो जो हाथी जो होता है, हाथी को पानी और कीचड़ में खेलना कैसा बहुत ही पसंद है, कैसा हाथी को जो है पानी में खेलना और कीचड़ में खेलना जैसा बहुत पसंद है, ठीक है। ये आपको यहाँ पे याद रखना है। जो कि हाथी के जो कान होते हैं, हाथी के कान कैसे पंखे जैसे होते हैं, जो कि उसकी गर्मी को क्या करते हैं, गर्मी को कम करने के लिए उनके कानों को क्या करती है, हाथी हिलाती है, ठीक है। ये भी यहाँ पे याद रखना है, ठीक है। और हाथी का जो कान होता है, 3 महीने का जो हाथी होता है, 3 महीने के हाथी का जो वजन होता है
वो कितना होता है, ये भी क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है। 3 महीने के हाथी का जो वजन होता है वो होता है कितना, 200 किलोग्राम, कितना 200 किलोग्राम का वजन होता है। और साथ ही साथ बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट आपको याद रखना है कि यहाँ एक हाथी यानी कि हाथी एक दिन में कितना 100 किलोग्राम, कितना 100 किलोग्राम से ज़्यादा क्या करता है, झाड़ियों को खा लेता है। ठीक है, ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। और हाथी बहुत कम आराम करता है, अर्थात दिन में कितना 2 से 4 घंटे ही आराम कर पाता है, कितना 2 से 4 घंटे ही आराम कर पाता है। ठीक है, ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। ठीक है, इसी के बाद में मैं लेके चलता हूँ अगला पॉइंट की ओर। और अगला पॉइंट आपके सामने है कि हाथी जो है, हाथी परेशानी आने पर, यानी कि हाथियों में परेशानी आने पर क्या करते हैं, वे एक दूसरे का मदद करते हैं। ठीक है, और वे झुंड में रहते हैं और इनकी झुंडों की जो संख्या होती है लगभग 10 से 12 होती है, यानी कितना 10 से 12 संख्या में होती है। और वे अपने बच्चे, यानी कि इनके साथ साथ में क्या होते हैं, अपने बच्चे भी होते हैं। और झुंड की सबसे जो बुजुर्ग हथनी होती है, खतनी होती है, वे क्या होती है, और उन सबका प्रमुख होती है ना, उन सबका क्या होता है, उन सबका क्या प्रमुख होती है। ठीक है, ये भी अब यहाँ पे याद रखना है। और जो हथनी जो होती है, हाथी जो होती है 14 से 15 वर्ष तक हाथी इस झुंड में रहता है और उसके बाद में उस झुंड को क्या देता है, छोड़ देता है। ठीक है, छोड़कर क्या करता है, चला जाता है। ठीक है, ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। ठीक है, इसी के बाद में मैं लेके चलता हूँ अगला बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, वो पॉइंट है साथियों क्या, लंगूर। ठीक है, और यहाँ से भी क्वेश्चन आपको कहीं ना कहीं एग्जामों में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यदि मैं यहाँ पे बात करूँ लंगूर की, ठीक है, तो लंगूर जो है जंगल में ऊंचे पेड़ों पर बैठा, यानी कि बैठा हुआ देखने को मिलता है। ठीक है, और लंगूर अपने पास आती हुई मुसीबत को क्या करता है, अपने पास आती हुई मुसीबत को देखकर एक खास आवाज निकालकर अपने साथियों को क्या करता है, संदेश देता है और उन्हें चौकन्ना कर देता है। ठीक है, ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। ठीक है, इसी के बाद में मैं लेके चलता हूँ आपको डॉग की ओर, अर्थात कुत्ता की ओर। ठीक है, तो इसके क्या महत्वपूर्ण जो पॉइंट है जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, वो उस पर हम यहाँ पे नजर डालते हैं। ठीक है, तो यदि मैं बात करूँ कुत्तों की, तो ये क्या करते हैं, कुत्तों की जो गली होती है ना, गलियों में अपनी जगह बटी हुई होती है। ठीक है, कुत्तों की भी क्या होती है, शेर के जैसी अपनी जगह बटी हुई होती है। और एक कुत्ता दूसरे कुत्ते के मूत्र की गंध को क्या कर लेता है, जान लेता है कि उसके इलाके में, यानी कि उसके इलाके में बाहर का कुत्ता आया हुआ था। ठीक है, तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, तो ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। तो ये कैसे पहचान पाते हैं, तो मूत्र की गंध के माध्यम से पहचान लेते हैं कि कोई बाहर का यहाँ पे कोई कुत्ता आया हुआ था। ठीक है, इसी के बाद में नेक्स्ट अगला पॉइंट है जो है साथियों बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्या हम चर्चा करते हैं स्नेक अर्थात सांप पे। ठीक है, तो सांप क्या होता है साथियों, सांप जो है हमारे देश में केवल 4 तरह की जहरीले सांप होते हैं। और इनके नाम है, पहला नाग, करेत, और एक है दुबोया। ठीक है, और तथा अफाई। ठीक है, ये प्रमुख जो सांप है कैसे कैसे बहुत ही ज्यादा जहरीले होते हैं। ठीक है, और जब सांप किसी को काटता है तो उसको, यानी कि जो क्या करते हैं, जब सांप काटते हैं तो उसको 2 खोखले जहर है ना, उसके जो होते हैं ना 2 खोखले जहर वाले दांत होते हैं, दांतों से क्या होता है, व्यक्ति के शरीर में जहर फैल जाता है। इसी कारण बहुत बार क्या होता है कि व्यक्ति का जो होता है मौत हो जाता है। ठीक है, और इस जहर से बचने के लिए क्या करते हैं व्यक्ति, इस जहर से बचने के लिए व्यक्ति को सीरम नामक का जो दवाई होता है वो दिया जाता है। और वो सीरम नामक का जो दवाई है किससे, जो सांप होता है, सांप का जो जहर होता है उसी का जहर से बनाया जाता है। ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। और सांप के जो दांत होते हैं ना, कैसे होते हैं, नुकीले होते हैं, लेकिन वह अपने शिकार को कैसा करता है, शिकार को चबाकर ही खा जाता है, चबाकर ही खा जाता है। ये आपको यहाँ पे याद रखना है। ठीक है, और सांप के बाहरी कान नहीं होते हैं ना, सांप के बाहरी कान नहीं होते, ये आपको यहाँ पे याद रखना है। पर बहुत सारे लोगों के मन में ये डाउट हुआ कि बहुत बार उन्होंने पिक्चरों में देखे कि कोई यहाँ पे देखा होगा कि जब बीन बजाते हैं तो बीन जैसे बजता है वैसे क्या करता है, वो हिलने लगता है या नाचने लगता है। तो आपका एक भ्रम है साथियों, जो कि वो सुनता नहीं है। उसमें जो मेन कारण क्या होता है कि उनके कान नहीं होते, वह जमीन की जो कंपन होती है ना, जमीन की कंपन को क्या करता है, सुनता नहीं है, बल्कि उसको भाप लेता है, उसको जान लेता है, उसको समझ लेता है। और अपने यानी कि और सफेरे को सपेरा जो होता है, जैसे 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 बीन बजाते जाता है वैसे वैसे हिलते जाती है और वो डांस करते हुए प्रतीत होती है। ठीक है, ये आपको यहाँ पे याद रखना है। ठीक है, और जो कालबेलिया नाच में
सांप जैसी मुद्राएं होती है, ठीक है, ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। और सांप खेतों में क्या करते हैं, ये चूहों को यानी कि चूहों से बचाने में मदद करते हैं, क्योंकि चूहों को खाने का काम करते हैं। और सांप जो है सुन नहीं पाते, वे केवल बीन के हिलने यानी कि बीन के हिलने और उनके अनुसार अपना सिर हिलाते रहते हैं, जिससे कि लोगों को लगता है कि सांप की तरह नाच रहा है, ठीक है। ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। इसी के बाद में मैं लेकर चलता हूँ चींटियां पे, ठीक है, जो कि यहाँ से भी बहुत ही जबरदस्त पॉइंट आपके लिए है सर। जो कि चींटियों की अगर यहाँ पे बात करूँ, तो चींटियाँ जो होती है ना, मिलजुल कर रहती है ना। चींटियाँ कैसे मिलजुल कर रहती है, और चींटियों का काम क्या होता है, जैसे चींटियों का काम भी यहाँ पे कैसा बटा बटा रहता है, ठीक है। रानी चींटी जो होती है कैसे, रानी चींटी जो होती है अंडे देती है, और सिपाही चींटी जो होती है बिल का ध्यान रखती है ना। सिपाही चींटी क्या करती है, बिल का ध्यान रखती है, और काम करने वाली चींटियाँ जो होती है भोजन ढूंढते रहती है ना। भोजन ढूंढ कर बिल तक लेके आने का काम रहता है, यानी कि ठीक है। और चींटियाँ जो होती है चलते समय जमीन पर क्या करते हैं, चलते समय जमीन पर गंध छोड़ती है, जिससे कि सूंघकर पीछे आने वाली जो चींटियां होती है ना, चींटियों को रास्ता मिल जाता है। और पहरेदार जो चींटी होती है, एक विशेष प्रकार के गंध के कारण दूसरे चींटी को क्या कर लेते हैं, पहचान लेते हैं। चींटी दूसरे चींटी को पहचान लेते हैं, ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। और चींटियाँ जो होती है ना, चींटियाँ खाने की चीज़ों को अपने बिल में क्या करती है, जमा करती है, ठीक है। और नेक्स्ट अगला जो पॉइंट है बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि सामाजिक कीट की अगर हम बात करें, सामाजिक कीट के अंतर्गत आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा दीमक, ततैया, मधुमक्खी, चींटियाँ, है ना। ये कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण है, जो कि चींटियाँ भी कैसे है, कीट वर्ग के अंतर्गत आने वाला जीव है, ठीक है। ये आपको यहाँ पे याद रखना है। इसी के बाद में लेके चलता हूँ आपको केचुए की ओर, ठीक है। तो यदि मैं बात करूँ केचुए की, तो केचुआ भी कैसा है, कीट वर्ग के अंतर्गत ही आता है। कैसा आता है, कीट वर्ग के अंतर्गत आता है, जो कि मैंने आप लोगों को बता दिया था, ठीक है। तो केचुआ जमीन में छेद बनाकर मिट्टी को क्या करता है, मुलायम करता है, ठीक है। और जमीन को इन छेदों से क्या करता है, इस जमीन के माध्यम से ही हवा या पानी जो है छेदों के माध्यम से ही भूमि तक अंदर जा पाता है, ठीक है। केचुए जो होते हैं मृत पत्तियों एवं पौधों को खाते हैं, और उनके मल के माध्यम से जमीन कैसे होता है, उपजाऊ होता है। केचुआ जो होता है किसानों का क्या होता है, मित्र होता है, ठीक है। ये भी यहाँ पे आपको याद रखना है। और वर्मी कंपोस्ट को वर्मी कल्चर एवं केचुआ पालन भी कहा जाता है। वर्मी कंपोस्ट को कहा जाता है, वर्मी कल्चर भी कहा जाता है, या फिर हम कह सकते हैं केचुआ पालन, ठीक है। ये कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण थे, ठीक है। इसी के बाद में मैं लेके चलता हूँ आपको मच्छर की ओर, और यहाँ से भी क्वेश्चन कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेगा कि मच्छर जो होता है ना, मच्छर जो है हमारे शरीर की गंध और जो पैरों का जो पैरों के जो तलवे होते हैं ना, यानी कि उनको क्या कर लेता है, पहचान लेता है। उनकी गंध को क्या करता है, गंध के माध्यम से क्या करता है, व्यक्ति को ढूंढ लेता है, ठीक है। और मच्छर मच्छर क्या करता है, अंडे देता है, और इसी के माध्यम से क्या करता है, मच्छरों के द्वारा डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया जैसी बीमारियां, जो घातक बीमारियां होती है, ठीक है। और इसी के बाद में आपको यहाँ पे बहुत ही महत्वपूर्ण याद रखना है कि जो मक्खी जो होती है ना, इन्हीं मक्खियों से डायरिया क्या होता है, डायरिया, हैजा, मक्खी से क्या होता है, मक्खी के माध्यम से डायरिया, हैजा, टाइफाइड इत्यादि जो बीमारी किसके कारण होती है, मक्खियों के कारण होती है। और वे अपने पैर में क्या करते हैं, वे अपने पैरों में क्या करते हैं, बीमारी वाले जो कीटाणु जो होती है ना, कीटाणु लेकर आती है, और जब यह बिना ढके खाने पर बैठती है तो उसे दूषित कर देती है। और उस खाने को जब हम खाते हैं तो उससे क्या होता है, हमें बीमारी होने की जो संभावना है कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा होती है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने आप लोगों को बताया कि मच्छर जो होता है, मच्छर कैसे पहचानता है। तो मच्छर जो है पसीने और जो पसीना और तलवे का जो पैरों का जो तलवा होता है, तलवे की जो गंध होती है उसको यानी कि उसको देखकर वह कैसे मनुष्य को पहचान लेता है या मनुष्य तक पहुंच पाता है, ठीक है। और इसी के माध्यम से मच्छर के द्वारा क्या डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया जैसी बीमारी होती है। और यही पे यदि मैं बात करूँ मक्खी के, तो मक्खी के द्वारा कौन सा टाइफाइड हो गया, टाइफाइड, डायरिया, हैजा इत्यादि जो बीमारियां होती है किसके कारण होती है,
तो ये होती है मक्खी के कारण, ठीक है। ये यहाँ पे याद रखना है। इसी के बाद में मैं लेके चलता हूँ मच्छरों से बचने के कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण जो उपाय है, इस पे भी हम यहाँ पे नजर डाल लेते हैं। तो सबसे पहले तो आपको याद रखना है कि जो रुका हुआ जो पानी होता है ना, रुका हुआ पानी या इकट्ठा हुआ पानी, पानी में ही मलेरिया जो है, मलेरिया के जो मच्छर होते हैं, कैसे होते हैं, मच्छर पैदा होते हैं। इसीलिए मच्छरों के प्रजनन को रोकने के लिए पानी में क्या किया जाता है, यानी कि तेल डाला जाता है, तेल डाला जाता है, ठीक है। इससे क्या होता है, पानी का जो पृष्ठ तनाव जो होता है कम हो जाता है, जिससे ऑक्सीजन की आपूर्ति कैसे हो जाती है, रुक जाती है, जिससे मच्छरों की जो लार्वा है वो कैसे होने लगती है, मरने लगती है, ठीक है। ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। और घरों में डीडीटी का जो छिड़काव होता है, जिससे क्या होता है, मच्छरों की जो जनसंख्या कहीं ना कहीं जिससे कम होती है, जिससे रोकथाम का यहाँ पे कार्य किया जाता है, ठीक है। और आसपास पानी जमा नहीं होना देना चाहिए। साथ ही साथ पानी के बर्तन और टंकी और कूलर इत्यादि को क्या होना चाहिए, साफ रखना चाहिए। और मच्छरदानी का प्रयोग हमेशा करते रहना चाहिए। और जमा हुआ पानी में मिट्टी का तेल जो है छिड़क देना चाहिए, जिससे कि वहाँ का जो लार्वा होता है वो लार्वा कैसे हो जाता है, नष्ट हो जाता है, ठीक है। ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है, ठीक है। इसी के बाद में मैं लेके चलता हूँ बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, जो कि आपके सीटीएट के एग्जाम के लिए तो बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्या कि रेशम का जो कीट होता है ना, रेशम का जो कीट होता है, इसके बारे में मैं यहाँ पे चर्चा करने वाला हूँ। तो रेशम का कीट अपनी मादा को गंध के माध्यम से कई किलोमीटर तक, है ना, गंध के माध्यम से कई किलोमीटर तक की दूरी से क्या करता है, पहचान लेता है। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, पॉइंट है, ठीक है। इसी के बाद में मैं लेके चलता हूँ चूहा की ओर। और चूहे की यदि हम बात कर सकते हैं, तो चूहे जो होते हैं, चूहों की देखने की जो क्षमता होती है, कैसे होती है, देखने की क्षमता कम होती है, लेकिन इनके सूंघने और छूने की जो क्षमता होती है ना, सूंघने और छूने की जो क्षमता होती है बहुत ही ज़्यादा होती है। और सूंघकर और एवं छूने और टेस्ट करने की क्षमता इनकी अत्यधिक होती है, ठीक है। ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है, ठीक है। तो ये थे सारे बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट जो कि मैंने आपके ऊपर गुरु कराया। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि हर एक पॉइंट को आपने ध्यान देते हुए सुना होगा, और साथ ही साथ आपने हर एक पॉइंट को नोट किया होगा, मैं ऐसा आशा करता हूँ। और यहाँ से क्वेश्चन कहीं ना कहीं आपको जो है एग्जामों में देखने को मिलने ही वाले हैं, क्योंकि आपने जो समय यहाँ पे दिया है वो यहाँ पे फ्री नहीं जाने वाला साथियों। मैं इतना विश्वास के साथ में कहता हूँ, और साथ ही साथ आप लोगों को मैं बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंटों से रूबरू करा रहा हूँ, जो कि एग्जामों में आए हुए हैं, आने की जो संभावना है कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा है, ठीक है। सो ये था साथियों आज का क्लास, जो कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण था। ये क्लास आपको कैसा लगा ये आप जरूर बताइएगा। साथ ही साथ यदि आप CTET का नोट्स चाहते हो, CTET के लिए नोट्स अगर चाहते हो EVS के, है ना, EVS के अगर यदि आप नोट्स चाहते हो, तो आप सलामी यूनिवर्सिटी पर जाइए और वहाँ से आप डाउनलोड कीजिए, क्योंकि आपको वहाँ पे फ्री में NCERT बेस्ड, है ना, NCERT बेस्ड आपको क्या मिल रहे हैं, नोट्स मिल रहे हैं। क्योंकि आपको पता है कि CTET का जो एग्ज़ाम है 20 अगस्त, है ना, 20 अगस्त से स्टार्ट होने वाला है। कब से? 20 अगस्त से स्टार्ट होने वाला है। और हमारे पास में लगभग एक महीने बचे हुए साथियों। तो आप सबसे मेरा यही रिक्वेस्ट है कि यदि आपने कोई नोट्स नहीं लिया है, कोई क्लासेस आपने नहीं लिया है, तो आप क्या कीजिए, आप सलामी चैनल पर जाइए, वहाँ से फ्री में नोट्स डाउनलोड कीजिए, और साथ ही साथ आप क्लास देखिए और आपकी तैयारी अच्छा से कीजिए। और जो है नोट्स देखने के साथ साथ आपको टेस्ट लगाना बहुत ही ज़रूरी है। और साथ ही साथ मैं बहुत ही जल्द आप लोगों के लिए ऑनलाइन टेस्ट भी लेके आने वाला हूं, जो कि मैंने यहाँ पे आप लोगों को फ्री में देने का प्रयास किया है। और नोट्स आपको फ्री में अभी भी मिल रहे हैं और आगे भी मिलते रहेंगे। साथ ही साथ यदि आप MP पुलिस का अगर आप तैयारी करना चाह रहे हो, या फिर तैयारी करने वाले हो, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पे फाइनली MP पुलिस का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, और इसका जो एग्ज़ाम डेट भी बहुत ही नज़दीक है साथियों। क्योंकि इस बार का जो कांस्टेबल का जो एग्ज़ाम डेट है एग्ज़ाम डेट बहुत ही जल्द है साथियों। सो आपको तैयारी यदि अच्छा से करना है, तो आप नोट्स के माध्यम से कर सकते हैं, क्योंकि आप पूरे कंप्लीट यानी कि पूरा सिलेबस को कंप्लीट नहीं कर सकते सर। क्योंकि यदि मैं GS की बात करूँ, तो GS एक ऐसा समंदर है जिसमें कि आप डूबते ही जाते हो, क्योंकि उसको
जीएस को एक महीने में कंप्लीट करना हर एक व्यक्ति के बस में बात नहीं है साथियों, और कंप्लीट करना पॉसिबल नहीं है, ठीक। सो आप सबसे मेरा यही रिक्वेस्ट है कि हर एक क्लास को देखिए, साथ ही साथ नोट से आप तैयारी करें, और सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है कि आप जो है टेस्ट पे ध्यान दीजिए। यदि आपकी टेस्ट में पकड़ अच्छी रहेगी, प्रैक्टिस अच्छी रहेगी, तो आप जो है एक महीना नहीं आप 15 दिन में भी क्वालिफाई हो सकते हैं। लेकिन आपकी तैयारी पहले से ही अच्छी होनी चाहिए। यदि नहीं भी है तो आपके पास में एक महीना है, एक महीने में अपना पूरा जी जान लगा दीजिए, और टेस्ट जो है लगातार करते जाइए, और हर एक क्लास को आप अच्छे से देखिए, ठीक है। तो ये था सारे आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश, और ये क्लास आपको कैसा लगा आप जरूर बताइएगा। तो थैंक यू, मिलते हैं अगला महत्वपूर्ण क्लास।